ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जब भी किसी भी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है, ये एरिया है और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, फ्लक्स के बराबर होता है। क्या होता है? फ्लक्स के बराबर होता है। लेकिन इसका फॉर्मूला जो होता है बी ए कॉस थीटा होता है। क्या होता है? ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, एरिया जो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसे होता है? एरिया ये होता है, उसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड ये होता है, डायरेक्शन क्या होती है, ये होती है। और ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड और दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्या होता है, एंगल बनता है। क्या बनता है? तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल होना है, थीटा। तो इस बी का एक कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन थीटा। क्या होगा? तो हम देख रहे हैं ये बी कॉस थीटा जो है वो नॉर्मल के साथ है। ये ध्यान रखना, जो नॉर्मल के साथ होगा वही इस एरिया से पास करेगा और उसी की वजह से क्या होगा, फ्लक्स आएगा। मैंने बताया था ना आपको, जैसे एक ये है, ये फोन है, फोन का नॉर्मल प्लेन ये है, नॉर्मल क्या ये है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मल के साथ है, नॉर्मल के साथ इसके साथ है, इसके डायरेक्शन में, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास करनी है। और अगर कोई नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल ये रहा, परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, ऐसे हो जाए, तो परपेंडिकुलर होने के बाद क्या हुआ, इस एरिया से पास नहीं करनी, ऐसे निकल जा रही है ना, निकल। तेरा फोन इतना पाउडर वाउडर लगाता है क्या, कैरम बोर्ड है कि? ठीक है। तो नॉर्मल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेंगी वो पास करेंगी, और नॉर्मल के परपेंडिकुलर जो रहेंगी वो पास नहीं करेंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, फ्लक्स के फॉर्मूले में बी साइन थीटा को कंसीडर नहीं करता, क्योंकि ये एरिया से पास नहीं कर रही। बी कॉस थीटा कंसीडर करते हैं क्योंकि ये नॉर्मल की डायरेक्शन में, और यही क्या गई, एरिया से पास करेगी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एरिया से पास कर रही है, यानी कौन सी, बी कॉस थीटा, और जिस एरिया से पास कर रही है, ए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है, बी ए कॉस थीटा, बी ए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आता है बी ए, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ए क्या है, एरिया, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया नॉर्मल, एरिया नॉर्मल। ध्यान दीजिए भैया, तो लिखा हुआ है नो मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द गिवन एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया से पास करेगी तो वहां पे एक क्वांटिटी आती है, उसको हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लक्स है, जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेंगी उतने ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा। या कॉस की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, फ्लक्स क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। कॉस क्यों बोला, देखिए सुन लीजिए, कॉस इसलिए बोला क्योंकि नॉर्मल के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है, क्या है, तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री एंगल क्या होगा। और कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। क्या होगी, क्योंकि थीटा यहां पर क्या है, 90, कॉस 90 क्या होता है, 0, तो फ्लक्स भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। अगर मैं इसको 0 कर दूं, ये 0 कब होगा, 90 डिग्री पर, किस पे होगा, तो ये 0 हो गया, तो फ्लक्स भी क्या होगा, 0। यानी 90 डिग्री पर फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, तो वो उस वक्त फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। अब देखिए, जब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, तो फ्लक्स क्या आता है, बी ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो बी ए फ्लक्स क्या आता है, मैक्सिमम। क्या आता है, तो आप देख रहे हो 90 डिग्री पर फ्लक्स की वैल्यू क्या है, 0, और 0 डिग्री पर फ्लक्स की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो 90 पे तो 0 होता है लेकिन 0 पर मैक्सिमम होता है, तो वो कॉस होता है। क्या होता है, यानी फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, कॉस के क्या होता है, डायरेक्टली आता है। इन तीनों को कंबाइन करने पर भी आपका फॉर्मूला आने वाला है बी ए कॉस थीटा। तो बी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं के, ये बी ए कॉस थीटा। इस के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो फाई क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलो, तो पता लगे ना कॉस थीटा क्यों लगता है, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो 0 पर क्या होता है, मैक्सिमम। नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब एंगल 0 होता है तो उस वक्त फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जब 90 डिग्री होता है नॉर्मल और उसके बीच में, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, 0, इसलिए कॉस का डायरेक्टली होता है। फ्लक्स का मेन फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना, ये रहा। ठीक है, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ए क्या है, एरिया, ये भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और थीटा क्या होता है, एंगल इन बिटवीन, एंगल इन बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये क्या होता है, कुछ भी हो सकता है।
थीटा अगर 0 डिग्री है तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। थीटा अगर 90 डिग्री है तो फ्लक्स क्या होगा, 0। थीटा अगर आपका 180 डिग्री है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, क्योंकि cos 180 क्या होता है, -1। क्या होता है, फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू अगर 270 हो तो भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, यहां पर हम कहते हैं ये डिफाइन किया आता है, तो फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया थ्रू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है पास कर रही है, ठीक है। तो भैया देखिए, मैंने फॉर्मूला भी बनाया था आपको, नॉर्मल ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इसके थीटा एंगल बन रहा है नॉर्मल, तो इसके पास बी के कौन से कंपोनेंट आएगा, बी कॉस थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट आएगा, बी, इसको कंसीडर नहीं किया था। एरिया क्या है इसका, ए, तो फ्लक्स का इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो कि किसकी लाइन में होनी चाहिए, नॉर्मल की, जो कि क्या, बी कॉस थीटा, और एरिया जिससे पास कर रही है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आता है, बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है भैया, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। फ्लक्स थ्रू एक्सटेंडेड बॉडी, फ्लक्स थ्रू मतलब बॉडी बहुत लंबी चौड़ी है, उसके थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है। बॉडी बहुत बड़ी है, उसके थ्रू आपको क्या निकालना है, कुल फ्लक्स निकालना। तो आप क्या करोगे, देखिए ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने इसका छोटा सा एरिया ले लिया, डी ए, क्या ले लिया, और इसका नॉर्मल क्या है, ये एरिया नॉर्मल क्या है, ठीक है। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना एंगल आ रही है, थीटा। तो बी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, पी कॉस थीटा। इधर क्या आएगा, बी साइन थीटा। इसको कंसीडर नहीं करते, पता ना आपको, किसको कंसीडर करते हैं, इसको। तो किस एरिया से पास करी है, डी ए से, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, बी डी ए कॉस थीटा। ये फ्लक्स क्या होगा, डी फाई। क्या आएगा, आपको पता है इसके अलावा भी बहुत सारा एरिया जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, टोटल फ्लक्स क्या करोगे, टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करो डी फाई को, तो क्या आएगा, फाई, और इसको ऐसे लगा दीजिए, बी डी ए कॉस थीटा, एरिया की लिमिट A1 से लेके A2, जहां तक एरिया दे रखा है वहां से वहां तक की लिमिट लगा दो। अभी क्वेश्चन है भाई, देखो एरिया की लिमिट, क्वेश्चन देखिए रहा, कह रहा है भैया कि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे क्या है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे क्या है, पैरेलल है। क्या है, यानी cos थीटा क्या होगा, 0, cos थीटा 0 मतलब 1। क्या होता है, फ्लक्स का देखिए, कह रहा है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड ये रखिए, आपको यहां से लेके यहां तक फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्सटेंडेड बॉडी है। बॉडी कैसी है, एक्सटेंडेड मतलब फैली हुई है, इसका एरिया यहां से लेके यहां तक है, मतलब फैली बॉडी है। तो उसका फ्लक्स क्या था, बी सॉरी फाइव इक्वल्स में क्या था, A1 A2 B DA cos थीटा। अच्छा बी की वैल्यू कितनी है, 2a + 3 DA, और cos थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, और A1 क्या है भैया 0, और A2 क्या है 4। अच्छा दो बाहर निकालोगे, a को इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, क्या a² में 2, लिमिट लगती 0 से लेके 4। 3 को बाहर निकालोगे, DA केवल DA बच रहा है। क्या बच रहा है, DA का इंटीग्रेशन क्या होता है a, 0 से लेके 4, लिमिट लगाओगे आंसर आएगा 28। कर लोगे, एक बार क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो एक बार क्या होगा 4², एक बार क्या होगा, ये क्या होगा, एक की जगह पे क्या होगा 4, तो यहाँ पे 3 चौके 12 और 16, क्या आ जाएगा 28। सॉल्व कर लो, देख लोगे तो आपको आसिफ है। इसके नोट पढ़े हैं, वैसे भेज रखे हुए सारे चैप्टर के नोट्स, ठीक है देख लेना। वैसे कई बच्चों के नोट्स पहले स्टार्टिंग में बनाए थे, फिर उसके बाद सारे ढीले पड़ गए थे, ठीक है। अब ध्यान रखना, स्पेशल केस, अगर आपका थीटा एक्यूट है, क्या है मतलब नॉर्मल और ऐसा एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, तो एक्यूट एंगल पर कॉस की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव नेगेटिव 0, पॉजिटिव, तो फ्लक्स भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पर ये भी क्या है पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल है ना, तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो आपको पता है नॉर्मल के मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फ्लक्स, फ्लक्स क्या हो गया 0। अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूज हो, मतलब क्या, ऐसा थीटा ऐसा है ना, तो नॉर्मल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, तो cos थीटा 90 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मल के क्या है, अपोजिट है। क्या है, जो कंपोनेंट होगा क्या होगा, ऐसा होगा ना, बी, अरे इधर आएगा ना, इसको रिजोल्व करो ऐसे, इसको ऐसे रिजोल्व करते हैं, देखो इस चीज को, इसको ऐसे रिजोल्व कीजिए तो ये आएगा आपका, अरे यार, अरे
इधर आ जाइए, ठीक है। इधर के साथ रिजोल्व होता है तो इधर क्या होगा, बी कंपोनेंट जो आएगा बी कॉस थीटा, इधर क्या होगा बी साइन थीटा। यहाँ पर ये कंपोनेंट नॉर्मल क्या है, अपोजिट है, तो इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या आ जाएगा? अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है भैया? बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, किसी मेटेलिक बॉडी से पास करती है तो वहां पर क्या आता है, फ्लक्स आता है। क्या आता है? आता है। यदि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नेचर क्या है, वेरिएबल होता है, तो फ्लक्स भी क्या होता है, वेरिएबल होता है। और वेरिएबल फ्लक्स को कॉइल क्या करती है, अपोज करती है। अपोज करने के लिए क्या लाएगी, पोलैरिटी। और पोलैरिटी लाएगी तो हम जानते हैं यदि किसी बॉडी के ऊपर पोलैरिटी होती है तो उस कॉइल के ऊपर क्या होता है, करंट होता है। क्या होता है? और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने क्या बोला, यदि आप किसी मेटेलिक बॉडी का फ्लक्स चेंज करते हो या मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करते हो तो उसका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज को कॉइल क्या करती है, अपोज करती है। अपोज करने के लिए क्या लाएगी, पोलैरिटी लाएगी। अब अगर किसी कॉइल पे पोलैरिटी है तो इसका मतलब करंट है, और करंट है तो ईएमएफ है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे पता है? तो भैया ऑरस्टन ने बोला था यदि कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों ओर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और यदि कहीं किसी के मैग्नेटिक फील्ड होगी तो पोलैरिटी होगी। क्या होगी, नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी तो होगी। अच्छा, यदि किसी के ऊपर पोलैरिटी है तो उसको उल्टा भी हम कह सकते हैं, क्या है, करंट है। समझ गया, कन्वर्ज है उसका। करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो पोलैरिटी है। सुनो, करंट है तो पोलैरिटी है, पोलैरिटी से मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां पे आते उल्टा चलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है, पोलैरिटी है, तो उससे करंट आ गया, कन्वर्ज है उल्टा, ठीक है। अब देखिए, तो ध्यान रखना, इसी को इलेक्ट्रो, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी मेटेलिक बॉडी से पास करती है तो वहां से क्या आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। यदि वो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल होता है तो कोई इस फ्लक्स के चेंज को क्या करती है, अपोज करती है, ठीक है, अपोज करती है। और उसके लिए उसे क्या डेवलप करनी पड़ेगी, पोलैरिटी। और यदि किसी कॉइल पे पोलैरिटी होती है तो उसके ऊपर क्या आता है भैया, करंट। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तेरा वाइवा हो गया फिजिक्स का, कैसा क्या? कौन सी फाइल थी? हाँ, सोलर सेल पे क्या पूछा था? मैं सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड। तू सोलर सेल पे क्यों बनाया, मेरे को बता तो दीजिए, क्या किस बनाया? 27 नंबर बता दे रहा हूँ। अगर तू नहीं बता पाई ना और तेरी क्लास में थोड़ी बहुत इंप्रेशन अच्छे हो गए तो 27 नंबर। अगर तू मैडम की निगाह में बहुत अच्छी होगी तो फिर 30 नंबर हो सकते हैं। 30 नंबर से बना रहे मैडम चमची होनी चाहिए। अब तू मेरे से पूछ लेती तब बनाती, इस पे बनाती, इसमें सारे क्वेश्चन का जवाब देती तू। देखिए, फराडे लॉ क्या कहता है भैया? फराडे लॉ कहता है यही कि एक, पहले पढ़ लीजिए, फ्राइडे एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। फ्राइडे एक्सपेरिमेंट बताता है पोलैरिटी के डेवलप के बारे में, किस प्रकार से पोलैरिटी आती है, मतलब क्यों इंड्यूस ईएमएफ कब कब आता है, ठीक है। पहले उन्होंने क्या किया, फराडे ने क्या किया कि कॉइल को रखा पास में, क्या रखा, और इसके पास में क्या रख गया, ले गया मैग्नेट। मैग्नेट को कौन सा पोल ले आ रहा हूँ, नॉर्थ पोल। कौन सा पोल ले आ रहा हूँ? जब आप नॉर्थ पोल को ले आओगे तो आपको पता है जब ये मैग्नेट पास में आएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी तो आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या होता है, डायरेक्टली होता है। क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो चेंज आएगा। फ्लक्स बढ़ रहा है इसका मतलब फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। और फ्लक्स के चेंज को एक कॉइल क्या करती है, अपोज करेगी। देखिए ये फ्लक्स चेंज कब हो रहा है, जब ये मैग्नेट पास में आ रहा है। क्या आ रहा है, मैग्नेट अगर पास में नहीं आएगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। दोबारा देखिए, ये मैग्नेट क्या कर रहा है, इस कॉइल के पास में आ रहा है। क्या आ रहा है, जिसकी वजह से इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और फ्लक्स बढ़ रहा है तो भैया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, अब चेंज इस कॉइल को पसंद नहीं है न, इस चेंज को रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए इस मैग्नेट को भी क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो कॉइल क्या चाहेगी, इसको रोकने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, रिपेल। नॉर्थ पोल को रिपेल करने के लिए इसको खुद क्या करना पड़ेगा, पोलैरिटी डेवलप करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, अगर इसके ऊपर नॉर्थ पोल आ गया तो करंट कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या आएगा, आया ना करंट, आया ना करंट। चलो अब देखिए, अब इसी नॉर्थ को दूर ले आ, इसी नॉर्थ को दूर ले आने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, फ्लक्स भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब चेंज हो रहा है तो कॉइल को चेंज पसंद नहीं है। और चेंज किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये मैग्नेट दूर जा रहा है, इसको पास रहना पड़ेगा।
रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट। नॉर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सी पोलैरिटी चाहिए, साउथ। साउथ पोलैरिटी है तो करंट कैसे आएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ दिस चेंज इज अपोजेड बाय द कॉइल बाय डेवलपिंग पोलैरिटी सेम एज दी, ठीक है, क्योंकि पास आ रहा था ना, रोकना उसको। अब यहाँ पे लिखा हुआ दिस चेंज इज अपोजेड बाय द कॉइल बाय डेवलपिंग अपोजिट पोलैरिटी। ठीक है, अब देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब वही एक्सपेरिमेंट कि अब क्या करो, कॉइल इसको रोक दो, इसको रोक दो, कॉइल को बढ़ाओ, तो वही वो सब होगा। कॉइल को पास लाओगे तो इसका फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, किसके पास ला रहे हो, साउथ के पास ला रहे हो, बढ़ेगा तो कॉइल क्या चाहेगी, मुझे पास नहीं आना चाहिए। पास ना जाने के लिए इसको खुद को क्या करना पड़ेगा, रिपेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिपेल करने के लिए साउथ के पास साउथ ना आए तो क्या करना पड़ेगा, साउथ पोलैरिटी। करंट कैसे आएगा, क्लॉकवाइज। क्या आएगा, ठीक है। ऐसे बिल्कुल सेम नीचे वाला है, नीचे मैंने एक नोट लिखवा रखा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 वही हुआ है। ठीक है, अब देखिए नोट में लिखा हुआ है कि देखिए अगर मान लीजिए आप कॉइल को भी और मैग्नेट को भी 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से लेफ्ट में ले आ रहे हो, दोनों को सेम स्पीड से, तो क्या वहां पे फ्लक्स चेंज होगा, नहीं। फ्लक्स चेंज होने के लिए दोनों के बीच में सेपरेशन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। कॉइल और मैग्नेट के बीच में सेपरेशन लगातार क्या हो, चेंज हो। अगर उनके बीच में चेंज होगा सेपरेशन, तो उनके बीच की मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या होगा, फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। तभी आपका क्या है, इंड्यूस। अगर आप दोनों को सेम स्पीड से ले आओगे सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच का सेपरेशन चेंज, मैग्नेटिक फील्ड भी उनके थ्रू चेंज, फ्लक्स भी चेंज, और चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। ये ध्यान रखना। इसलिए दोनों के बीच में सेपरेशन चेंज हो, यानी रिलेटिव वेलोसिटी हो। दो चीजों के बीच में अगर रिलेटिव वेलोसिटी है, इसका मतलब उनके बीच में सेपरेशन चेंज हो रहा है। मान लीजिए सैमुअल सीरा, मैं यहाँ पे हूँ, हम दोनों के बीच में भी 2 मीटर का गैप है। मैं अगले 1 सेकंड में 2 मीटर और आगे चला गया, हमारे बीच में सेपरेशन क्या हो गया, 4 मीटर आ गया, तो हमारे बीच में सेपरेशन चेंज हुआ ना। हमारे बीच में रिलेटिव वेलोसिटी याद है क्या था, दिस सेपरेशन चेंज इन बिटवीन टू बॉडीज इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में दो बॉडी के बीच में अगर सेपरेशन चेंज हो रहा है तो वो क्या, उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, अन्यथा रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, दो बॉडी सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रही है तो उनके बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि उनके बीच का गैप चेंज नहीं होगा। लेकिन दो बॉडी सेम स्पीड से अलग अलग डायरेक्शन चल रही है तो उनके बीच में गैप चेंज होगा। जैसे 2 मीटर से निधि उधर जा रही है, 2 मीटर से मैं इधर जा रहा हूँ, हमारे बीच में गैप क्या होगा, हर सेकंड में 4 मीटर का चेंज हो जाएगा, हमारे बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है। ऐसे ही कॉइल और मैग्नेट के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी, यानी उनके बीच का गैप चेंज हो तभी क्या होगा, कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा। जब कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ठीक है, समझे। चलो यार, मेरे को मीठा पसंद है, बहुत ज्यादा मीठा है। आगे बढ़े, समझा, तू समझा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया है, और ये ध्यान रखना कि इफ देयर इज नो, यहाँ पे लिखा इफ देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी इन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, नो सेपरेशन चेंज इन बिटवीन। वही कह रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, सेपरेशन के बीच में चेंज नहीं हो रहा, तो देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, देयर इज नो इंड्यूस इन ईएमएफ। समझ गया। और यहाँ पे लिखा मोर रिलेटिव वेलोसिटी, मोर रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कि उनके बीच में बहुत तेजी से सेपरेशन चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, बहुत ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ आएगा। समझ गया, वही लिखा हुआ है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, फराडे लॉ कहता है भैया कि जब तक फ्लक्स चेंज होगा तभी तक क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। फ्लक्स का चेंज होना बंद, इंड्यूस ईएमएफ का आना बंद, क्योंकि चेंज को ही तो कॉइल अपोज करती है, और जब अपोज करेगी तभी क्या आएगा, पोलैरिटी आएगी, और तभी पोलैरिटी आएगी तभी क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। और जब चेंज ही नहीं होगा तो कॉइल इसको अपोज नहीं करेगी, पोलैरिटी भी डेवलप करने की आवश्यकता नहीं है, इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, 0 होगा। समझ गया। सेकंड लॉ कहता है कि जितनी तेजी से आप फ्लक्स चेंज करोगे, फ्लक्स के चेंज होने का रेट जितना तेज होगा उतना ही ज्यादा क्या है वहां पर, इंड्यूस ईएमएफ। द रेट ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स जितनी तेजी से चेंज होगा, समझ गया, जितनी तेजी से चेंज होगा उतना ही ज्यादा क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। स्लो चेंज कराओगे, जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर की स्पीड स्लो कर दो तो बल्ब की ब्राइटनेस क्या होती है, कम हो जाती है। रीजन क्या है, जब जनरेटर स्लो कर देते हो ना, उसका इंजन स्लो प्ले होता है तो उसकी कॉइल भी धीरे धीरे घूमती है, कॉइल धीरे घूमती है तो फ्लक्स भी क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होता है, और धीरे धीरे फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, कम आएगा, बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी, कम हो जाती है। लेकिन जब जनरेटर को खूब तेज कर देते हो तो बल्ब की ब्राइटनेस क्या होती है, बहुत बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि भैया जब आपका जनरेटर तेज आता है तो अंदर की कॉइल की स्पीड भी क्या होती है, बहुत तेज हो जाती है, फ्लक्स भी क्या होगा, तेज चेंज होगा, रेट क्या होगा फ्लक्स चेंज होने का, ज्यादा होगा, इंड्यूस ईएमएफ भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा।
वही लिखा है, ठीक है। फिर क्या, लेंज लॉ, क्या है, लेंज लॉ। लेंज लॉ बड़ा सिंपल सा, ठीक है। लेंज लॉ कहता है कि कॉइल अपने अंदर इस प्रकार से पोलैरिटी डेवलप करती है ताकि वो फ्लक्स के चेंज को क्या कर सके, अपोज कर सके। कॉइल अपने अंदर इस प्रकार से पोलैरिटी डेवलप करती है ताकि वो फ्लक्स के चेंज को क्या कर सके, अपोज कर सके। मान लीजिए, जैसे अभी देखिए बता रखा है मैंने, ठीक है। मान लीजिए नॉर्थ के पास में कौन आ रहा है, नॉर्थ, नॉर्थ तो डेवलप करेगा ना ये मैग्नेट क्या हो रहा है, पास में आ रहा है, इसके क्या हो रहा है, तो इसका मैग्नेट फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये पास में आ रहा है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, बढ़ेगी। देखिए मैग्नेट पास में आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सेपरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ना मतलब चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मैग्नेट पास में आ रहा है। मैग्नेट यानी इस मैग्नेट को रोकना पड़ेगा पास में आने से। तो नॉर्थ पोल को रोकना है तो इसके ऊपर क्या आएगी, नॉर्थ पोलैरिटी, करंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गया, तो यानी पोलैरिटी इस प्रकार से है कि ये मैग्नेट को रोक सके ताकि फ्लक्स चेंज, इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि फ्लक्स चेंज ना हो पाए। समझ गया, अब देखो इनके बीच का गैप चेंज हो रहा है, मतलब इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। और जब आप इसको दूर ले आ रहे हो तो इसका इसके थ्रू एक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सेपरेशन क्या हो रहा है इनके बीच में, बढ़ रहा है। सेपरेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, घटेगी, फ्लक्स भी क्या होगा, घटेगा। फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मैग्नेट दूर जा रहा है, क्या हो रहा है, दूर जाने से रोकने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। खींचेगा कौन, नॉर्थ को, करंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। समझ गए, यही है लेंज लॉ। कह रहा है भैया, if induce this law states that the direction of induced EMF या induced current is such that it opposes the change in flux। कह रहा है करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी ताकि ये फ्लक्स के चेंज को क्या कर सके, अपोज कर सके। हाँ देखिए, आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है इंड्यूस ईएमएफ वो फ्लक्स के चेंज को अपोज कर रहा है, फ्लक्स के चेंज को बढ़ रहा है तो उसको कम करने का प्रयास कर रहा है, घट रहा है तो भी रोक रहा है, चेंज को रोक रहा है। किसको रोक रहा है, चेंज को रोकने को हम इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्शिया भी ऐसे क्या करता है, बॉडी अगर चलने का प्रयास कर रही है तो चलने नहीं देता, बॉडी रुकने का प्रयास कर रही है तो रुकने नहीं देना, मतलब वो भी चेंज को अपोज कर रहा है। तो उसको हमने इनर्शिया क्या, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक इनर्शिया। क्या कहेंगे इसको, तो ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है, वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है, वो भी अपोज कर रहा है, चेंज को अपोज कर रहा है, किसके, फ्लक्स के चेंज। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इनर्शिया। तो बैक ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये फ्लक्स के चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, इसके बाद तो मैंने कुछ खास नहीं पढ़ाया था। ठीक है, क्वेश्चन है इसके बाद, क्वेश्चन कल ही कराऊंगा। ठीक है, आधे घंटे से।